ये कमांडो लड़की से मिलने लंका आई तो शुमाली लंका के तामिल हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। ट्रंको माली में तामिल मुसलमानों की तादाद आबाद है। वहाँ भी हिंदू तामिलों ने अपनी मुस्लिम कुछ सरगर्मियाँ शुरू कर दी और एक रोज़ ऐसा हुआ कि सादुल कर्दी को एक बाजार में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसकी मंगेतर इस ताजिक लड़की ने कई हिंदू तामिल गुंडों को हलाक कर डाला और वहीं रोपोश हो गई। इसने यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत में अपनी ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियाँ शुरू कर दी। वो यहाँ के तामिल हिंदुओं से अपने मंगेतर की मौत का इंतकाम भी लेना चाहती थी। हमारा इससे राब्ता था। इसकी वजह यह थी कि इस ताजिक मुस्लिम लड़की को पाकिस्तान से दिली मोहब्बत। पोशाली खुद भी अपना इस्लामी नाम खुफिया रखती है। वो इसी नाम यानी पोशाली से जानी जाती है। हेडक्वार्टर से ब्रीफिंग मिलते ही खुद ट्रंको माली के इस जंगल में गए, जहां वो अपनी चंद मुसलमान तामिल साथियों के हमराए खुफिया जगह पर छुपी हुई थी। मैंने इसे चांकिया प्लान के बारे में बताया तो इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की सलामती और बका के खातिर इस मिशन पर काम करने के लिए आमादा हो गई। पोशाली को इस मिशन के लिए मुंतखब करने की दो वजूहत। पहली अहम तरीन वजह तो ये थी कि पोशाली रूसी ज़ुबान रवानी से बोल सकती है। अब इसने सिन्हाली ज़ुबान पर भी उबूर हासिल कर लिया है। वो तामिल ज़ुबान भी बोलने लगी। दूसरी वजह यह थी कि हमारा मिशन इसी मुल्क श्रीलंका में वाक़ गैर मुल्की सफारत खाने से मुतल्लिक है। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले मैं 3-4 बार पोशाली से मिलकर चांकिया प्लान के बारे में काफ़ी तफसीलात जमा कर चुका था। यह अचानक मालूम हुआ कि पोशाली की कमीनगाह पर अलैदगी पसंद हिंदू तामिलों ने छापा मारकर पोशाली के कुछ साथियों को हलाक करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। मेरी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक पोशाली अभी तक हिंदू तामिलों की कैद में जिंदा है। शायद उन्होंने पोशाली को अभी तक इसलिए हलाक नहीं किया कि वो इससे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि वो इसके बदले में मुसलमान तामिलों की कैद में अपने कुछ आदमियों को रिहा करवाना चाहते हैं। बहरहाल चांकिया प्लान पर अपने काम का आगाज़ करने से पहले तुम्हें पोशाली को हिंदू तामिलों की कैद से आज़ाद कराना होगा, ताकि तुम दोनों मिलकर चांकिया प्लान के अहम तरीन मिशन का आगाज़ कर सको। अपना एजेंट खामोश हो गया। मैं इसकी हिदायत के मुताबिक बीच में कुछ नहीं बोला था, कोई सवाल नहीं किया था। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। इसने कहा, अब अगर तुम चाहो तो सवाल कर सकते हो। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और बोला, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रूसी ब्यूरोक्रेसी इस ताजिक मुसलमान लड़की कमांडो पोशाली के नाम और इसकी शक्ल से आशना है? एजेंट ने जवाब दिया, नहीं। इसकी वजह यह है कि पोशाली का ताल्लुक ताजिकिस्तान से है और इसने ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा समरकंद में गुजारा है। वो मास्को और क्रेमलिन ज़रूर आती जाती रही है, मगर इसका रूसी ब्यूरोक्रेसी से कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। जब वो रूसी मुसलमानों की हिमायत में खुफिया जिहाद शुरू करने वाली थी तो इसकी खिदमत तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ने हासिल कर ली और यूँ इसे रूस में इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ जिहाद का मौका नहीं मिल सका। मैंने सिगरेट का धुआं उगलते हुए कहा, इसका मतलब है कि यहाँ के रूसी सफारत खाने में इसकी शक्ल सूरत सब के लिए अजनबी होगी, बिल्कुल अजनबी। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताएं कि पोशाली को यहाँ के हिंदू तामिलों ने किस जगह कैद कर रखा है? एजेंट ने मुझे बताया कि शुमाली लंका में जाफना शहर के जुनूब मगरिब में, जहाँ अलैदगी पसंद हिंदू तामिलों का बड़ा जोर है और जो इनकी तकरीबी सरगर्मियों का गढ़ है, एक जंगल है जहाँ नारियल के अलावा बांस के बेशुमार खुदरू दरख्त उगे हुए हैं। ये नीम पहाड़ी इलाका है और टीलों में कुदरती गारें बनी हुई हैं। यहाँ कदीम ज़माने के ऐसे मंदिर भी हैं जो एक खंडर बन चुके हैं। एजेंट कह रहा था, मेरी इतला के मुताबिक बांस के इस जंगल में एक रावण के ज़माने के मंदिर का खंडर है। इस खंडर का यहाँ की ज़ुबान में सिन्हाली में कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ के तामिल हिंदुओं ने इसका नाम रावणपुली रखा हुआ है। इन तामिल हिंदुओं की हमदर्दियाँ भारत के तामिलों के साथ हैं। ये लोग सदियों से श्रीलंका की सरजमीन पर रहते हुए खा और कमा रहे हैं, लेकिन अब ये तामिल हिंदुओं के लिए एक अलग वतन का मुतालबा करने वाले हैं। ये शुमाली लंका को तामिल लैंड में बदलकर भारत से अपने ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। मुझे जो इतलात मेरे मुखबर ने दी है, इसके मुताबिक ताजिक मुसलमान लड़की पोशाली को जाफना के तामिल हिंदुओं ने इसी पुराने मंदिर रावणपुली के पास ही कहीं ज़ेरे ज़मीन कैद में डाल रखा है। तुम चूँकि तामिल, तेलुगु और मलयालम ज़ुबानें बोल और समझ लेते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा आसानी होगी। मैंने पूछा, वहाँ जो तामिल हिंदुओं का गिरोह ज़ेरे ज़मीन काम कर रहा है, इसके लीडर का नाम क्या है? एजेंट ने मुझे लीडर का नाम बताया, जो इलम था। ये सिफ्त थी, नाम नहीं था, क्योंकि इलाम या इलम तामिल और मलयालम ज़ुबान में शेर को कहते हैं। एजेंट ने बताया कि वो इसी नाम से जाना जाता है और उन्होंने अपनी अलैदगी की तहरीक का नाम भी इसी नाम पर रखा हुआ है। एजेंट कह रहा था, अभी इस तामिल हिंदू गिरोह की सरगर्मियाँ वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई तक ही महदूद है, मगर ये लोग अनकरीब हुकूमत लंका के खिलाफ भी तखरीबी कार्रवाइयाँ शुरू करने वाले हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ पोशाली को इन लोगों से रिहा करवा के यहाँ लाना है।
अब ये बताओ कि तुम पौशाली की रिहाई का मिशन किस अंदाज से शुरू करना चाहते हो। मैंने कहा, मैं ये सोच विचार के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। क्या मुझे इस मिशन के लिए मेरी पसंद का असला मिल सकेगा? क्या आपका कोई आदमी रावलपिंडी के बांस के जंगल तक मेरी रहनुमाई करेगा, क्योंकि मैं यहाँ के जंगलों से वाकिफ़ नहीं हूँ। एजेंट ने कहा, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। तुम्हें जिस किस्म का असलहा दरकार होगा तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा, लेकिन यकीनी तौर पर तुम्हें रिवॉल्वर, पिस्तौल वगैरह की ही ज़रूरत होगी। मैंने सिगरेट बुझाते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक 12 बोर का रिवॉल्वर चाहिए जिसके साथ साइलेंसर भी हो। इसके अलावा एक कमांडो चाकू की भी ज़रूरत होगी। एजेंट ने कहा, ये दोनों चीज़ें तुम्हें कल सुबह मिल जाएंगी। ये बताओ कि तुम अपनी मिशन पर कब रवाना होना चाहते हो। मैं एक पल के लिए कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ये मैं कल ही बता सकूंगा। मुझे इस मिशन की जुजियात पर गौर करने की मोहलत चाहिए। एजेंट उठ खड़ा हुआ, बेहतर है, मैं कल शाम को आऊँगा। मैंने अपनी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, सिर्फ तुम्हारी तरफ से एक इशारे की ही ज़रूरत है। जब वो चला गया तो मैंने गौर करना शुरू कर दिया। ये चाणक्य प्लान का एक तरह से पेश लफ्ज़ या पेश खैमा था, मगर अपने तौर पर यह भी दुश्वार और जान जोखों का मिशन था। अगरचे अपने एजेंट ने मुसलमान ताजिक लड़की पौशाली को एक बेहतरीन, मुशाक और दलेर कमांडो लड़की के रूप में मेरे सामने पेश किया था, लेकिन मुझे शुबा था कि एक लड़की इतनी दलेर हो सकती है कि वो इस मिशन में हमारी कोई ख़ास मदद कर सके। मैं इससे सिर्फ इतना चाहता था कि वो मेरी राह में रुकावट न बने और कोई ऐसी हरकत न कर बैठे कि मेरे किए कराए पर पानी फिर जाए। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि जितना कुछ अपने एजेंट ने मुझे पौशाली के बारे में बताया था, असल में वो इससे 4 हाथ आगे थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ऐसी दलेर और बेजिगर मुसलमान कमांडो लड़की मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरी। रात गए तक मैं यही सोचता रहा कि रावलपिंडी के कदीम मंदिर वाले जंगल तक मुझे किस भी हिस्से में जाना चाहिए। सिर्फ एक कमांडो बनकर जाने से वहाँ काम नहीं बन सकता, बल्कि उल्टा मिशन के नाकाम होने का खतरा था और वो लोग ज़रा से शक पर पौशाली को मौत के घाट उतार सकते थे। और ये बात मैं भी ज़हनी तौर पर तस्लीम कर चुका था कि हमारे चाणक्य प्लान मिशन में पौशाली की शिरकत नागज़ीर थी, क्योंकि पौशाली रूसी ज़ुबान रवानी से बोल लेती थी। मैं काफ़ी देर तक गौर व फिक्र करता रहा। आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे इन अलीहदगी पसंद तामल हिंदुओं के पास शिवजी के बेटे गणेश जी महाराज के पुजारी, एक तामल ऋषि मनी साधु के भेष में ही जाना होगा। मेरी रंगत भी अब पहले जैसी गोरी नहीं रही थी, मैं सांवला हो गया था। दूसरे, मुझे तामिल ज़ुबान पर उबूर हासिल था और गीता के अलावा मुझे तामिल ज़ुबान की रामायण के भी सैकड़ों अश्लोक और शेर ज़ुबानी याद थी। मेरे नाजरीन को याद होगा कि मैंने एक मुद्दत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गुजारी थी। दूसरे दिन शाम को अपना एजेंट मेरे पास आया। वो एक 12 बोर का रिवॉल्वर और एक कमांडो चाकू भी अपने साथ लाया था। रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। इसने मेरे पास बैठते हुए कहा, हमारा एक आदमी जो मुसलमान तामिल है तुम्हें अपने साथ जाफना के इस इलाके तक ले जाएगा, जहाँ से अलैदगी पसंद हिंदू तामिल लीडर इलम का खुफिया मस्कन करीब ही होगा। वो तुम्हें रास्ता बता देगा। मैंने अपने एजेंट को अपनी सोची हुई स्कीम बयान कर दी। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, क्या तुम इस भेष में वहाँ महफूज होगे? जब मैंने इसको बताया कि तामिल ज़ुबान और इसकी देवमाला पर मुझे उबूर हासिल है और मैं इस किस्म के भेष कई बार कामयाबी से बदल चुका हूँ, तो इसने फिर कोई एतराज़ न किया। मैंने इससे जिन चीज़ों का मुतालबा किया था, इनमें एक सफ़ेद धोती कुर्ता, जैनियों चप्पल, माथे पर लगाने के लिए सिंदूर, सर पर डालने के लिए एक छोटी सफ़ेद चादर और मनकों की एक साधुओं वाली माला थी। अगले रोज़ ये सारी चीज़ें इसने मुझे ला कर दी थी। वो अपने साथ खद्दर का एक झोला नुमा थैला भी ले आया था। सबसे पहले मैंने सेफ्टी रेजर से अपना सर मूंद डाला, फिर पतलून बुश शर्ट उतार कर इसकी जगह जनूबी हिंद के साधु ऋषि मनियों वाला सफ़ेद लिबास पहनकर कमर के गिर्द जैनियों पहन लिया, गले में भूरे मनकों की माला डाली, माथे पर शिवजी के नाम के सिंदूर की 3 लकीरें खींच ली। रिवॉल्वर और चाकू मैंने अपनी कमर के गिर्द धोती के साथ छुपा कर रख लिया। थैले में थोड़े से कच्चे चावल डाल लिए। अब मैं एक तामिल साधु बन चुका था और अपने मिशन पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार था। एजेंट ने लालटेन की धीमी रोशनी में मेरा सरापे पर एक नज़र डाली और बोला, क्या तुम चलने को तैयार हो? क्यों नहीं, मैंने गर्दन सीधी करते हुए कहा। वो आदमी कहाँ है जो मुझे जाफना ले जाएगा? एजेंट बोला, कोलंबो के फोर्ट स्टेशन से सुबह 7 बजे जाफना एक्सप्रेस रवाना होती है। तुम्हें मुंह अंधेरे यहाँ से निकलकर फोर्ट स्टेशन पर पहुँच जाना होगा। तुम्हारा हुलिया मैं अपने आदमी को बता दूंगा। तुम प्लेटफॉर्म के आखिरी बेंच पर या इसके करीब ही फ्रेश पर बैठे होगे और तुम्हारे पास आएगा। इसका हुलिया ये है कि वो एक नाटे का और दरमियानी उम्र का तामिल मुसलमान है। इसका सर दरमियान से गंजा है। वो धोती कुर्ते में मलबूस होगा। इसका रंग काला है, नाक चिपटी है और सामने वाला एक दांत गायब है। वो तुम्हारे पास आकर अकीदत से तुम्हारे पाँव छुएगा और तुम्हें एक नारियल पेश करेगा जो दरमियान से कटा हुआ होगा। तामिल ज़ुबान में तुम्हें कहेगा, महाराज, लंका में आदमखोर मछलियाँ नहीं होती हैं।
ये इसका कोडवर्ड होगा। तुम इसके जवाब में कहोगे रावण दुष्ट था, ये तुम्हारा जवाबी कोड होगा। इसके बाद ये आदमी तुम्हारा चेला बनकर जाफना के खास जंगल तक तुम्हारे साथ सफ़र करेगा और तुम्हें एक अहम मुकाम पर पहुंचाने के बाद वापस आ जाएगा। आगे तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है। मैंने इसी वक्त दोनों कोड जुमलों को अपने जहन में कई बार दोहरा कर इन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया। हम दोनों ने मिलकर चावल खाए। खाने के बाद वो कहने लगा, तुम एक तजुर्बेकार कमांडो ही नहीं बल्कि एक समझदार जासूस भी हो। तुम्हें यह बताने की भी ज़रूरत नहीं समझता कि अगर तुम पकड़े जाओ तो किसी हालत में भी हमारा जिक्र न करना और न यह बताना कि तुम किस मिशन पर वहाँ आए थे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं। मैं फ़राइज़ और क़वाइद को बखूबी जानता हूँ, लेकिन अब मुझे एक आखिरी बात बता दीजिए कि मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली का हुलिया क्या होगा। एजेंट ने कदरे चौंक कर कहा, यह तो मैं भूल ही गया था। अगरचे वहाँ इस नाम की एक ही लड़की कैद है, फिर भी मैं तुम्हें पोशाली का हुलिया बता देता हूँ। इसके नक्श समरकंदी लड़कियों जैसे नहीं है। इसकी वजह शायद ये है कि इसका बाप काबुल का रहने वाला था। पोशाली का रंग गोरा है, आंखें ज़रूर छोटी हैं मगर नाक ऊपर को उठी हुई है, बाल स्याह और कटे हुए हैं। हमने इसका कोड नाम 01 रखा है। जब तुम यह हिंसा इसके सामने दोहराओगे तो वो फ़ौरन समझ जाएगी कि तुम अपने आदमी हो। अगर तुम पोशाली को अपने साथ वहाँ से निकाल लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें जाफना से यहाँ तक अपनी जिम्मेदारी पर सफ़र करना होगा। तुम इसे लेकर इसी क्वार्टर में आओगे और मुझे शाम के वक्त दुकान पर ग्राहक की हैसियत से आकर इतला करोगे। तुम्हारे ये कपड़े क्वार्टर के बूढ़े के पास महफूज रहेंगे। तुम यहाँ आकर अपना लिबास तब्दील कर सकोगे। तुम्हारी रकम मेरे पास बतौर अमानत महफूज रहेगी। यहाँ साधु लोग आमतौर पर ट्रेन में सफ़र करते हुए टिकट नहीं खरीदते, मगर तुम टिकट लेकर सफ़र करोगे। तुम्हारा 3rd क्लास में सफ़र करना ही मुनासिब रहेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ फालतू पैसे अपने आदमी को दूंगा, वो तुम अपने पास महफूज रखना। रिवॉल्वर की हिफाजत करना, अगर रास्ते में कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाए तो रिवॉल्वर को ज़ाया कर देना। अब तुम्हारी मेरी मुलाकात इस वक्त होगी जब तुम पोशाली को यहाँ ला चुके होगे। एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और असल मिशन तुम्हें पोशाली की बाज़ियाफ़त के बाद शुरू करना है। एजेंट चला गया। मैंने दिल में खुदा से दुआ मांगी, क्या खुदा, ऐ मेरे खुदा, मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, और सो गया। सुबह मुँह अंधेरे मेरी आँख खुल गई। मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी, मैं इन्हीं साधुओं वाले कपड़ों में सोया था। जल्दी से गुस्ल किया, माथे पर सिंदूर से एक बार फिर लकीरें डाली, अपनी तमाम चीज़ों को चेक किया, थैला बगल में डाला और क्वार्टर से निकलकर बड़ी सड़क की तरफ चल पड़ा। यहाँ से एक मुख्तसर रास्ता आम के जंगली दरख्तों में से होकर सड़क पर जा निकलता था। अपने एजेंट ने मुझे ये रास्ता अच्छी तरह से ज़हन नशीन करा दिया था। मैं जनूबी हिंद के गणेश भगत के भेष में था। इस भेष में मुझे चैलेंज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं न सिर्फ हिंदू देवमाला और इनकी देवी देवताओं के हवाले से बाखबर था, बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम ज़ुबानें में अच्छी तरह से बोल और समझ सकता था। मुझे वैदों के कितने ही श्लोक आते थे। इस भेष में कोलंबो शहर की सड़कों पर मैं बड़ी आज़ादी से चल रहा था। मालूम नहीं आजकल कोलंबो का क्या हाल है, मगर जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, इस ज़माने में कोलंबो में टैक्सियाँ आम और बड़ी सस्ती हुआ करती थी। कोलंबो के फोर्ट स्टेशन पर पहुंचा तो कूप फट चुकी थी। मुझे मालूम था कि हमारा आदमी यानी मेरा अनदेखा चेला मेरा टिकट साथ लेकर आएगा। मैं प्लेटफॉर्म पर आकर कोने वाले आखिरी बेंच पर आकर आलती पालती मारकर बैठ गया। माला मैंने गले में से उतार कर हाथ में थाम ली थी और इसे आहिस्ता आहिस्ता फेरने लगा था। मुझे चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। दिन की रोशनी स्टेशन में फैल रही थी। स्टॉल पर कुछ मुसाफिर चाय पी रहे थे। मैं भी वहां चला गया। जाते ही माला वाला हाथ ऊपर उठाकर ओम निश्वा का नारा लगाया और चाय के साथ कुछ खाने का ऑर्डर दिया। ये सारा इलाका जिसमें हमारा भारत भी शामिल है बेहद ज़ईफुल एतकाल लोगों का इलाका है। सारे के सारे वहम के मारे हुए हैं लोग बसते हैं, जो चंद एक तरक्की पसंद लोग हैं। इन पर भी हरे कृष्णा हरे रामा के नारे का असर हो जाता है और झट भीगी बिल्ली बन जाते हैं। स्टॉल वाले ने जल्दी से प्याला साफ करके इसमें चाय डालकर पेस्ट्रियों और केक के साथ मुझे पेश की। मैंने मज़े से चाय के साथ केक उड़ाया। पैसे देने के लिए थैले में हाथ डाला तो स्टॉल वाले सिन्हाली ने हाथ जोड़ दिए और बोला, महाराज मैं ये पाप नहीं कर सकता। इसने मेरे इसरार करने पर भी चाय और केक के पैसे न लिए। एक बात शायद आप भी जानते हो कि इस ज़माने में और आज के ज़माने में भी कोलंबो की करेंसी हमारे यहाँ की तरह रुपयों और आने पैसों में। मैं वापस कोने वाले बेंच पर आकर बैठ गया। मैंने माला अपने गले में पहन ली और थैले में से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और मज़े से कश लेने लगा। चुनाचा किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न दी, बस एक निगाह डालते और आगे चल देते। साधु और सन्यासी लोग तंबाकू वगैरह तो आम पिया करते हैं, बल्कि ये लोग तो अब भी गांजे वगैरह का नशा करते हैं। कदीम ज़माने के साधुओं और भगत तो मुराकबे को ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए सोमरस यानी शराब और दूसरी मुनशी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल किया करते थे। मेरे आदमी के आने में आधा घंटा बाकी रह गया था। इसका इंकशाफ प्लेटफॉर्म की घड़ी ने किया था। गाड़ी 7 बजे चलती थी और 1 घंटा पहले मेरे आदमी को यहाँ आ जाना था।
मेरी निगाहें बार बार प्लेटफॉर्म की गेट की तरफ जाती थी। ट्रेन का वक्त चूंकि करीब आ गया था, इसलिए अब मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। तकरीबन सभी लोग गहरी सांवली रंगत के नाटे और दुबले पतले थे, इसलिए मैं अपने आदमी को ख़ास तौर पर इनमें से पहचान नहीं सकता था। यानी मुझे शुबा नहीं हो सकता था कि फ़लाँ आदमी अपना आदमी हो सकता है। फिर ऐसा हुआ कि मुसाफिरों के हजूम में एक दुबला पतला नाटे कद का सियाफाम आदमी मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने देखा कि इसका सर बीच से गंजा है। मैं समझ गया कि यही मेरा रहनुमा और गाइड है, लेकिन इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी थी। इसके हाथ में नारियल था। नारियल इसने मुझे पेश किया। मैंने नारियल ले लिया। नारियल बीच से कटा हुआ था। इसने हिंदी में हाथ बांध कर कहा, महाराज, लंका में आदमखोर मछलियाँ नहीं होती। ये इसका कोडवर्ड था। मुझे अपना कोडवर्ड इसे बताना था। मैंने नारियल बेंच पर एक तरफ रख दिया और कहा, रावण दुष्ट था। मैंने अपना कोडवर्ड बोल दिया। इस आदमी को यकीन हो गया कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसके साथ इसे जाफना तक जाना है। वो फर्श पर बैठा था। मैं बेंच पर आलती पालती मारे बैठा था। इसने नीम आस्तीन वाले कुर्ते की जेब से बेड़ी निकालकर सुलगाई और धीमे लहजे में बोला, टिकट मेरे पास मौजूद है, गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पर से चलेगी। मैंने अपने मुंडे हुए सर पर हाथ फिर कर कहा, हमें जगह मिल जानी चाहिए। इस शख्स में एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की कि वो अपने तौर पर कोई बात न करता था। मैं कुछ कहता तो इसका जवाब देता और खामोशी से इधर उधर तकने लगता। शायद इसे ऐसी हिदायत देकर भेजा गया था। मुझे भी इससे ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता था कि ये मरहला इस वक्त आए जब वो मुझसे जाफना के जंगलों में जुदा होने लगे, क्योंकि फिर मुझे अलहदगी पसंद हिंदू तामिल लीडर की कमीनगाह वाले जंगल की पूरी तफसील दरकार होगी। जाफना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। रश बहुत था, मगर हमें भी थर्ड क्लास के एक डब्बे में जगह मिल गई। एक साधु सन्यासी का वैसे भी इधर लोग बहुत लिहाज करते हैं। मुझे खिड़की के पास कोने में जगह मिली। मेरा गाइड मेरे चेले की हैसियत से मेरे पास बैठ गया और मेरे पाँव दाबने लगा। ये बड़ा लंबा सफ़र था, यानी श्रीलंका के एक सिरे से चलकर इसके आखिरी शुमाली सिरे तक सफ़र करना था। जाफना श्रीलंका के बिल्कुल शुमाल में टाली मीनार से भी ऊपर है। यहाँ छोटे छोटे बेशुमार टापू हैं और ख़ास जाफना शहर के इर्द गिर्द तो बहुत ही घने जंगल है। ट्रेन चल पड़ी। सारा दिन और इससे अगले रोज़ भी ट्रेन का सफ़र जारी रहा। शाम हो चुकी थी कि हम टाली मीनार के कुर्बो जवार में आ गए। यहाँ एक पुल पहाड़ से कोई पत्थर गिरने की वजह से टूट गया था। इसकी मुरम्मत हो रही थी। चुनाचा गाड़ी यहाँ 1.5 घंटे तक खड़ी रही और वहीं हमें रात के अंधेरे ने आ लिया। दोपहर के बाद बादल छट गए थे और अब आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। जिस वक्त ट्रेन जाफना पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। मेरे गाइड ने कहा, गुरुदेव, इस वक्त जंगल में सफ़र करना ठीक नहीं है। रात हमें यहीं स्टेशन पर ही गुजारनी होगी। चुनाचा वो रात हमने जाफना के स्टेशन पर ही गुजारी। मुँह अंधेरे ही मेरे गाइड ने मुझे उठा दिया। स्टेशन के वेटिंग रूम वाले गुसल खाने में मैंने गुसल किया। माथे पर सिंदूर, कमर के गिर्द जैनियो लपेटा, चाकू और रिवॉल्वर को धोती के अंदर कमर के साथ अड़स लिया, गले में माला डाली, हाथ में बांस की छड़ी थामी और प्लेटफॉर्म पर नाश्ता किया। फिर अपने गाइड के साथ स्टेशन से निकलकर साइकिल रिक्शा पर बैठते एक तरफ चल पड़े। अब मेरा साथी मुझे गाइड कर रहा था। मैं जाफना शहर में पहली बार आया था। ये एक नीम पहाड़ी शहर लग रहा था जहाँ गर्मी कम थी और हबस भी कोलंबो जितना नहीं था। शायद ये मौसम का असर था। साइकिल रिक्शा शहर से निकलकर एक वीरान सड़क पर आ गया जिसके दोनों जानिब घने दरख्त थे। आगे चलकर एक बहुत बड़ा पार्क था। यहाँ एक कुदरती झील भी नजर आई जिसकी सतह पर कवल के सफ़ेद गुलाबी फूल खिले हुए थे। यहाँ 3 मील आगे जाकर मेरे गाइड ने रिक्शे वाले को वापस कर दिया। अब हम एक जंगल की पगडंडी पर पैदल चलने लगे। जंगल में दरख्त इतने घने थे कि दरख्तों के नीचे धूप नहीं पहुंच रही थी। कई किस्म की खुदरू जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। बाज़ दरख्तों से सरसब्ज बेलें इस तरह लिपट रही थी कि दरख्तों की शाखें गायब हो गई थी। मेरा मुसलमान तामिल गाइड आगे आगे चल रहा था। वो बेहद चाकू चुबंद हो गया था। कुछ दूर चलने के बाद वो पीछे घूमकर मेरी तरफ देख लेता था। एक जगह वो रुक गया और कान लगाकर किसी खास आवाज़ को सुनने लगा। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोला, गुरु, ये सांप की सीटी की आवाज़ है। यहाँ सब्ज रंग का एक जहरीला सांप होता है। ये इसकी सीटी की आवाज़ है। तुम भी गौर से सुन लो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।